आज हम एक डरावनी कहानी को सिर्फ सुनने नहीं वाले, बल्कि उसकी पूरी चीर-फाड़ करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर एक वायरल कहानी डर और इमोशंस को बुनने के लिए ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल धागों का इस्तेमाल करती है कि वो सीधा हमारे जहन में घर कर जाए। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सवाल से जो सीधा किसी की भी कल्पना पर असर करता है ना? ये सवाल हमें फौरन कहानी के अंधेरे में खींच लेता है, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो हमारे सबसे गहरे डर को दी गई एक चुनौती जैसा है। देखिए, किसी भी अच्छी डरावने कहानी की जो नींव होती है ना, वो होती है उसकी जगह और उसके किरदार। तो चलिए, सबसे पहले यही देखते हैं कि चंदनपुर का ये जो अनकहा डर है, वो आखिर पैदा कैसे किया गया। तो कहानी हमें ले जाती है चंदनपुर गांव और उसके बिल्कुल किनारे पर बसे एक वीरान टूटे फूटे घर में। एकदम क्लासिक हॉरर वाली शुरुआत है ना? पर ये जो घर का अकेलापन है, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल हथियार है। ये सुनने वाले को फौरन एहसास दिलाता है कि भाई, यहां मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। सोचिए, दिन के उजाले में वो सबकी दादी अम्मा थीं, एक सुरक्षित, जानी पहचानी सी शख्सियत। लेकिन जैसे ही रात होती, वही घर खौफ का दूसरा नाम बन जाता था। और ये जो जानी पहचानी और अनजानी चीज के बीच का टकराव है ना, बस यही कहानी के पूरे रहस्य की नींव रखता है। तो अब कहानी हमें उस एक रात में ले जाती है जहां सब कुछ बदल गया। ये वो अकेली मौत थी जो पूरे गांव को हमेशा हमेशा के लिए डराने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि इस त्रासदी ने, इस ट्रेजेडी ने कैसे एक प्रेत कहानी की जमीन तैयार की। कहानी का जो इमोशनल कोर है, वो असल में यहीं से शुरू होता है। सोचिए, एक ठंडी रात, दादी अम्मा बीमार हैं और अकेली हैं। कहानी उनकी लाचारी को इतनी शिद्दत से सामने रखती है कि सुनने वाला फौरन उनके दर्द से जुड़ जाता है। कोई है बेटा? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आत्मा की आखिरी एक अधूरी गुहार है। और यही तो वो पुकार है जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया और जो अब हमेशा के लिए गूंजने वाली थी। और बस यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गांव वालों ने दरवाजे नहीं खोले। इस एक फैसले ने ना पूरे गांव पर एक तरह का सामूहिक अपराध बोध डाल दिया, एक गिल्ट। अब इसके बाद जो भी डरावनी घटनाएं होंगी, वो और भी ज्यादा भयानक लगेंगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने वाले को भी लगेगा कि शायद ये सजा जायज है। तो ठीक है, त्रासदी हो चुकी है, गिल्ट भी अपनी जगह बन चुका है। अब कहानी डर के दरवाजे पर पहली दस्तक देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पहली रहस्यमयी आवाज से असली खौफ की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक क्लासिक हॉरर तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं स्लो बर्न, मतलब डर को धीरे धीरे पकाना। कहानी सीधे सीधे कोई भूत नहीं दिखाती, नहीं। डर की शुरुआत होती है एक धीमी रहस्यमयी आवाज से, जो हमारी कल्पना को दौड़ाने लगती है और टेंशन को एकदम पीक पर ले जाती है। बेटा, पानी दे दो। अब सोचिए, ये लाइन इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल, एक इंसानी गुजारिश है। कोई पानी मांग रहा है, और जब इतनी साधारण सी बात किसी अलौकिक, किसी सुपरनैचुरल सोर्स से आती है ना, तो ये हमारे डर को कई गुना बढ़ा देती है। और यहीं पर कहानी एक और शानदार साइकोलॉजिकल चाल चलती है। कहते हैं ना कि कभी-कभी जो नहीं दिखता, वो दिखने वाली चीज से कहीं ज्यादा डरावना होता है। जब रवि को अंदर कुछ भी नहीं दिखता, तो वो खालीपन और भी डरावना हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपने सबसे बुरे डर से भरने लगता है। तो अब तक डर क्या था? सिर्फ एक आवाज। लेकिन अब कहानी उस अशांत आत्मा के कहर को सीधे हमारे सामने लाती है। आइए देखते हैं कि उसके एक एक डिटेल को कैसे सिर्फ और सिर्फ डर पैदा करने के लिए ही गढ़ा गया है। ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक खौफनाक चेकलिस्ट है। सोचिए, झुकी हुई पीठ, सफेद साड़ी, एक अजीब सी मुस्कान, हर एक चीज डर को और बढ़ाती है। और फिर आता है वो आखिरी खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी के अपने नियम होते हैं, और यहां का नियम बिल्कुल साफ है। उस आवाज का जवाब देना मतलब तबाही को दावत देना। नतीजा, तेज बुखार, डर से जकड़ जाना, या फिर आवाज का ही चला जाना। मतलब अब इस खेल के दांव बहुत ऊंचे हो चुके हैं। और फिर कहानी हमें एक क्लासिक लोक कथा वाला एक्सप्लेनेशन देती है। गांव के पंडित के शब्द, दादी की आत्मा को शांति नहीं मिली। ये शब्द इस पूरे डर को एक दुखद वजह देते हैं। मतलब ये कोई शैतान नहीं है, ये एक अतृप्त, एक अकेली आत्मा है।
तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम टकराव पर। एक अंतहीन सन्नाटा। गांव वाले उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं कहानी कैसे अपनी गति को एक विस्फोटक क्लाइमेक्स तक ले जाती है। तो अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार है। ये एक कॉमन कहानी का हिस्सा होता है, जहां इंसानियत एक सुपरनैचुरल शक्ति के खिलाफ चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है। और ये जो हवन है, ये उसी उम्मीद का प्रतीक है। और तभी मंत्रों के बीच एक चीख गूंजती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और बस इस एक चीख से उस आत्मा की असली मंशा जाहिर हो जाती है। उसे बदला नहीं चाहिए, उसे साथ चाहिए। उसे मौत से डर नहीं लगता, उसे अकेलेपन से डर लगता है। और यही बात उसे एक ही समय में डरावना और बेहद दुखद बना देती है। उसकी असली सजा मौत नहीं थी, अकेलापन था। क्लाइमैक्स बहुत तेजी से आता है। पहले तेज हवाएं चलने लगती हैं, फिर पूजा के सारे दिए बुझ जाते हैं, और फिर अचानक एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। सारी अराजकता, सारा शोर अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल जाता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा। हवन फेल हो गया। वो सन्नाटा शांति का नहीं था, वो हार का सन्नाटा था। मतलब डर कभी खत्म नहीं हुआ, वो परमानेंट हो गया। कहानी का अंत होता है बस एक शब्द से, बेटा। ये वही पुकार है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये अंत हमें बस यही बताता है कि कुछ भी नहीं बदला। ये एक ऐसा डरावना चक्र है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और आखिर में कहानी ये सवाल सीधा हम सबके लिए छोड़ जाती है। ये जो दुविधा है, अब ये सिर्फ कहानी की नहीं रह जाती, ये डर को पर्सनल बना देती है और हमें बस इसी एक परेशान करने वाले विचार के साथ अकेला छोड़ देती है।